मैं यकीनन चौंक गया था कि उस वक्त भी मेरे लिए एक गैबी मदद आई थी, एक ऐसा शख्स जिसने ग्रीन कलर का चुगा सा पहन रखा था और उसने मदद मांगी थी और मेरी जेब में जितने पैसे थे मैंने उसको दे दिए थे और उसने उसके बदले एक छल्ला सा दिया था कि इसको हमेशा पहन के रखना, अपने से जुदा मत करना। और गाड़ी में बैठते हुए मेरा दोस्त मुझसे कह रहा था, यार पागल हो गया, खुद से बातें किए जा रहा था, खुद से ही बातें करते हुए मुस्कुरा भी रहा था। और मैं उसको कह रहा था, नहीं मेरे कोई साथ था। और वो कह रहा था, नहीं तू अकेला था। आज याद हुआ कि वो सही था, मेरा दोस्त उसको नजर नहीं आया था, वो सिर्फ मुझे नजर आया था। ये बात भी पक्की हो गई थी, जो वो सिर्फ मुझे नजर आया था तो वो तो मेरी मदद करने के लिए आया था, तो मैंने उस छल्ले को क्यों उतार दिया। खैर उसने मुझे कहा, हाफिज साहब ने, अब ये तावीज़ हर वक्त अपने गले में पहन के रखना और एक बात याद रखना, मामला बहुत ख़राब हो चुका है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझसे जो भी हो सका मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, तुमने एहतियात करनी है। उन्होंने पानी दम करके दिया, वो तावीज़ भी मैंने गले में पहन लिया। काफ़ी देर वो घर पे रहे और उसके बाद वो चले गए। पिछली रात मैं सोया नहीं था, इस रात गले में तावीज़ बांधते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब मैं काफ़ी रिलैक्स हो गया हूं। मुझे रात को नींद आनी शुरू हो गई और मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा, मेरी आदत है सुबह उठते ही मैं रोज़ाना नहाता हूं। मैं नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम जाने लगा तो वो गले में तावीज़ याद आ गया कि खुदा का लिखा हुआ कलाम है, इसको बाथरूम में नहीं लेके जाते, तो मैं इसको उतार दूं और वापस आके पहन लूंगा। लेकिन इस दफ़ा मैंने क्या किया कि उसको उतारते हुए अच्छी तरीके एक दराज में संभाल के, दराज को लॉक करके अच्छी तरीके के, कोई उठाए ना, इधर उधर से ना जाए, उसको अंदर रखा, उसको लॉक कर दिया। फिर से खोल के देखा, तसल्ली की, रखा हुआ है, हाँ रखा हुआ है, फिर से लॉक किया, चाबी अपने साथ अंदर ले गया बाथरूम। मैं नहाया, नहाने के बाद मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और फिर मैंने चाबी लगा के अपना तावीज़ उठाया तो उसी लम्हे तावीज़ वहां पे नहीं था, तावीज़ वहां से गायब हो चुका था। इस दराज को कोई नहीं खोल सकता। चाबी इसकी मेरे पास थी और इसकी चाबी किसी के पास नहीं थी, लेकिन गायब कैसे हो गया। मैं शदीद परेशान हो गया। अम्मी को बताया, अम्मी ने फिर से कहा हाफिज साहब से रब्ता करें, और मुसलसल हम लोग हाफिज साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। वो मसरूफ़ थे इस अंदाज में कि उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। हम मुसलसल रब्ता करते रहे और आखिरकार काफ़ी घंटों की कोशिश के बाद वो रब्ते में आए और बोले। मैंने कहा हेलो, तो वो एकदम से आगे से बोले, तावीज़ घुमा दिया। और मैं चौंक पड़ा, उनको कैसे पता लगा। मैंने कहा हाँ जी घुमा दिया। कहते हैं तुमने उतारा ही क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मैंने तो बेहुरमती ना हो ये सोच के कि अंदर पहन के जाना है। उन्होंने कहा नहीं, उसको उतारना नहीं था, क्योंकि उसको तुम उतार दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। मैं किसी के हाथ में एक और तावीज़ भिजवा रहा हूं, इसको मत उतारना। मैंने कहा ठीक है हाफिज साहब। मैं इंतजार करता रहा और उन्होंने एक तावीज़ भिजवा दिया। वो तावीज़ मुझे जैसे ही मिला मैंने अपने गले में पहन लिया। अब मैं रिलैक्स हो गया था कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब मेरे पास तावीज़ आ गया है। सारा दिन घर बैठे बैठे मैं परेशान हो गया था, क्योंकि चंद दिनों के लिए मैं आया था, एक हफ्ता मेरे पास बाकी बचा था, मैंने वापस यूके जाना था। मैं घर बैठ के क्या करता। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं बाहर जा रहा हूँ। अम्मी ने कहा तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा अम्मी तावीज़ तो पहना हुआ है, अब डरने की क्या बात है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त शाकिर को फ़ोन किया, वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। उसने कहा मैं आता हूँ। वो मेरे पास घर पहुँचा तो तब उसने कहा शाहजैन मैं अब आके नॉर्मल हुआ हूँ, वो मंजर क्या तुमने देख लिया था? मैंने उससे पूछा कौन सा मंजर? उसने कहा वही कि जब मैंने तुम्हें कहा था ना चौधरी कोई मामला गड़बड़ है, टेप बंद करो। तुमने म्यूज़िक बंद किया और उसके बाद मैंने तुम्हें वो परिंदे की तरह की कोई चीज़ थी वो बाहर दिखाई। मैंने कहा हाँ वो मैंने देख ली थी। उसने कहा नहीं। उसके बाद उसको छलांगे लगाते हुए देखा था। मैं एकदम से चौंका और उसको यूं देखा जैसे उससे सवाल कर रहा हूं, आंखों ही आंखों में, कि तुम भी उसको देख चुके हो? उसने गर्दन हिलाई। हाँ
बहुत खौफनाक चीज थी, और इतनी बड़ी चीज जिसका जिस्म ऐसे फैला हुआ था, जहां तक निगाह जाती थी ऊंचा ही ऊंचा उसका वजूद था और फैला हुआ वजूद था, बहुत भयानक थी। हाँ, उसका इंसान की तरह वजूद तो था, लेकिन इस तरह का वाइट सा था जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये बाजू हैं, ये टांगे हैं, ये सर है या चेहरा है, लेकिन लगता था कि एक वजूद है। लेकिन इतना बड़ा मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। और उसकी छलांग देखी थी इतने बड़े दरख्त पे, ऐसे लगता था वो दरख्त ना हो, जब उस पर छलांग मारती थी तो उसका वजूद इतना बड़ा था, ऐसे था जैसे इंसान किसी छोटी सी झाड़ी के ऊपर पांव रख दे। एक छोटी सी झाड़ी जमीन पे एक पौधा निकलता है, छोटा सा, अभी फूट रहा होता है, छोटा सा, इंसान उसके ऊपर पांव रख दे तो उसके पांव के नीचे वो नजर ही नहीं आता, इतना छोटा होता है। और वो इतनी बड़ी थी कि जब वो दरख्त पे छलांग लगाती थी तो वो दरख्त उसके नीचे एक छोटा सा पौधा नजर आता था। फिर मैंने उससे कहा कि तुमने उसको क्लियर देख लिया था? उसने कहा हाँ। उनकी उस छलांगों को भी देख रहा था। वो तो दरख्त इतने छोटे छोटे उसके पाँव के नीचे थे जैसे हमारे पाँव के नीचे कोई छोटा सा झाड़ी आ जाए, लेकिन वो सिर्फ टच होती थी और उसके बाद फिर से उड़ के दूसरी जगह लगाती थी। उसके बाद फिर मैंने आंखें बंद कर ली थी और पढ़ना शुरू कर दिया था कि नहीं, आज नहीं बचेंगे। तभी मैंने उससे कहा, मैं भी यही सोच रहा था कि वो शायद जो पीछे बच्ची बैठी थी उसकी वजह से हमें ज़िंदगी मिली है। फिर मैंने उसे हाफिज साहब वाला सारा वाकया बता दिया और वो छल्ले वाला वाकया भी बता दिया। उसने कहा, शुक्र है अब तुम्हारे गले में ये तावीज़ है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब ओके है। मैंने कहा चल यार, दिल बहुत अजीब सा है, बाहर चलते हैं। शाकिर मुझसे बोलता है कि यार बाहर ठंड है बहुत और तू बाहर ना जा, बेहतर है। मैंने कहा यार मेरा दिल अजीब सा हुआ है, घर बैठ बैठ के, यहाँ मैं घर बैठने के लिए थोड़ा आया था, चल प्लीज़ चलते हैं। हमने मोटर बाइक निकाली। शाकिर कहता है तू पीछे बैठ, मैं चलाऊंगा, क्योंकि मैं यूके से आया था। उसका मानना यह था कि तुझे अब इतने रास्तों का भी याद नहीं है, फलां फलां, तो मैं देख लूंगा। जैसे हम घर से बाहर निकले तो काफी धुंध थी, फोग पड़ी हुई थी। उसने बाइक चलाना शुरू कर दिया, मैं पीछे बैठा हुआ और हम दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं। हम उस जगह पे पहुंचे जहां पे नीचे डैम है, पानी है उसके अंदर, और फोग ही फोग है, और ऊपर एक पुल है। ये वही पुल है जिसकी कहानी का बार बार मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ। 633 लोगों ने सुनी होगी, जिसने नया कोई है तो वो सुन लें। 633 उसमें दुपट्टा पड़ा था और रात को आते हुए इसी दुपट्टे के ऊपर से इसने बाइक गुजारा था शाकिर ने। अब ये मुझे नहीं पता वो दुपट्टे वाला वाकया पहले का है बाद का है, ये मेरे ख्याल में पहले का होगा शायद। अब वो अंदाजे से बाइक चला रहा था और इतनी फोग थी। मैंने उसे बैठे हुए पीछे कहा कि यार आराम से चला, फोग है। कहता है यार मुझे एक एक रास्ते का पता है, तू परेशान मत, तो घबरा मत, रोज का आना जाना है, हमें कौन सा मसला है, तेरे लिए ये रास्ते नए हैं, तू बाहर चला गया, टेंशन ना ले, बैठा रहे। अब नज़र नहीं आ रहा, विजिबिलिटी ज़ीरो है, बहुत ही कम नज़र आ रहा है, और हम आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। बाइक चलाते चलाते हम एक ऐसी उसी ब्रिज पे पहुंचे हैं कि नीचे डैम है, ऊपर ब्रिज है। उस ब्रिज पे जा रहे हैं। उस ब्रिज से एक रास्ता नीचे डैम की तरफ भी जाता है। आप उस रास्ते की तरफ जब जाते हैं तो आपको लगता ऐसे है कि आप डैम से ही, आप ऊपर पुल पे ही मोड़ निकाल रहे हैं हल्का सा, लेकिन वो रास्ता भी मोड़ की तरह है। विजिबिलिटी ना होने की वजह से, धुंध और फोग की होने की वजह से, वो शाकिर उसी रास्ते की तरफ हो लिया। और आगे जाते जाते वो कह रहा है, शाहजैन यार बाइक जाम हो रही है, मुझसे बाइक नहीं संभल रही। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे बाइक वो चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था, कोई बाइक को कंट्रोल कर रहा है और बाइक उसके कंट्रोल में नहीं आ रही। वो तगड़ा सेहतमंद बंदा, लेकिन बाइक उसके कंट्रोल में नहीं आ रही और उसके हाथ कांप रहे हैं और कह रहा है यार नहीं हो रही। मैं कह रहा हूं क्या हो गया है? बस इतनी सी ही देर लगी कि उससे बाइक नहीं संभली और उसी वक्त तेजी से हम गिरे और लुढ़कते हुए नीचे चले गए। बाइक भी हमारे साथ लुढ़कती हुई नीचे आ गई। शुक्र है हमारे ऊपर नहीं गिरी, लेकिन हम दोनों को अच्छी खासी चोटें लग गईं। हम गिर गए थे। उसके बाइक को चलाते हुए उसके हैंडल को किसी ने इस तरह जाम कर लिया था, उससे बाइक चल ही नहीं सकी, जैसे गिरा दिया हो किसी ने हमें। शायद मेरे गले में तावीज़ था, डायरेक्ट नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया, लेकिन उस बाइक को गिराया इस अंदाज में कि हम दोनों को अच्छी खासी चोटें लग गई। हम दोनों उठे। वो मुझसे बोला, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, काफ़ी चोटें आई हैं। उसने कहा मुझे भी आई हैं, लेकिन रिलैक्स,
मैंने कहा क्या हुआ था? कहता है बाइक पकड़ ली थी किसी ने। मुझे नहीं अंदाजा था कोई बाइक इस अंदाज में पकड़ लेगा कि बाइक जाम हो जाएगी। हमने खुदा का वहाँ पे विर्द किया, लेकिन इस बात का अंदाज़ा हो गया कि मामला अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा यार घर चलते हैं। उस शाकिर बोला फ़ौरन घर चलते हैं, यहाँ से बस जैसे कैसे बाइक निकालते हैं घर चलते हैं। हमने फौरी तौर पे खुदा का कलाम पढ़ा, कुछ देर कलाम पढ़ते रहे, उसके बाद बाइक को स्टार्ट किया। हमारी बाइक स्टार्ट हो गई लाजमी से, उसमें थोड़ा सा वो चीज़ें तो टूटी फूटी थी। खैर हमने बाइक को चलाया जैसे कैसे ऊपर लेके आया और उसके बाद हम घर पहुँचे और मुझे शाकिर कहता है बात सुन, बाहर ना जाए, तुझे हाफिज साहब ने सही कहा है, घर पे ही रहे। माना तूने तावीज़ गले में पहन लिया है, लेकिन बाहर ना जा, काम खराब हो जाएगा। उसने मुझे घर छोड़ा और अम्मी ने जब मुझे देखा चोटें लगी हुई हैं इस तरह है, तो अम्मी ने मुझे कहा खबरदार, आज के बाद तुम जब तक तुमने वापस यूके नहीं जाना, घर पे रहोगे, तुमने बाहर नहीं निकलना। मैं एक बच्ची का बाप था। माँ के लिए हमेशा बच्चा छोटा ही रहता है। बाप इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन इतना कुछ छोड़ के गए थे कि मेरी माँ ने मुझे बहुत लाडों से पाला था। मैं वो शख्स था जो अपने दोस्तों में सबसे अमीर होता था, जिसकी जेब में 40-40, 50-50 हज़ार पड़ा होता था, हर वक्त पैसे से खेलता था। माँ ने कहा घर रहो, और बाकी दिन मैं वाकई फिर घर पे ही रहा। यार दोस्त जो मिलने के लिए आता वो घर पे ही आ जाता। वो टाइम आ पहुंचा जब मेरी फ़्लाइट थी और मैंने वापस जाना था। मैंने अपनी फ़्लाइट ली और मैं यूके रवाना हो गया। मैं यूके पहुंच गया। शायद वो मुआहदा जो टूटा था, वो जो बला जिसने मेरा पीछा किया था, अब वो वहीं पे रह गई थी। मैं ये सोच के अब यूके आ गया था, अपने उसी मुल्क में जहां मैं रहता था, उस यूके में जहां इतनी जल्दी कोई भी घर नहीं बना सकता, खर्चे ही पूरे नहीं होते। मैंने अपना घर, ज़ाती घर ले लिया था। वहां पे मैंने 2 गाड़ियां भी ले ली थी, और दोस्त और मिलने वाले कहते भी थे इतनी जल्दी कोई भी तरक्की नहीं करता जितनी तुमने आके की है। तुम मट्टी को भी हाथ लगाते हो, मट्टी सोना बन जाती है। और ऐसा ही था। यूके में भी मेरे पास पैसे की रेल पेल थी, मैंने अपनी मेहनत से बनाया था घर, गाड़ी, सब कुछ। लेकिन मैं नहीं जानता था जिंदगी मेरे साथ अभी क्या करने वाली है। मैं यूके आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी गले में वो तावीज़ तो है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बीवी से, बच्ची से मैं मिला। पहली रात थी जब मैं अपने बिस्तर पे लेटा हुआ वो सारे वाकयात सोच रहा था कि ये क्या हुआ है, मुझसे गलती कैसे हुई। वो बचपन के वाकयात याद आ गए। माँ ने बाद में समझाया, नाना अबू तो इस दुनिया से चले गए थे, हाफिज साहब ने तावीज़ डाल के गले में बचा लिया, लेकिन बहुत गलत हुआ है। मैंने क्या गलती की थी? मैंने उसके अगर बच्चे की खोपड़ी जान के तो नहीं तोड़ी थी, मुझे तो नज़र नहीं आई थी, मैं तो बच्चा था। लेकिन अगर वो भला वो ऐसी मखलूक पहाड़ों में रहती है तो मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मैं देख सकता कभी भी, मैं तो एक मोहब्बत करने वाला इंसान हूं, मैं तो प्यार करने वाला इंसान हूं, लोगों की मदद करने वाला इंसान हूं। मैं कैसे उसकी बच्ची को तोड़ता, उसके दिमाग पे चोट पहुंचाता या उसकी हड्डियों को तोड़ता? ऐसी बातें सोचते सोचते मैं सो गया। अगले दिन घर में एक शीशा रखा हुआ था, बहुत बड़ा शीशा। बेगम ने पीछे से लिया होगा, उसको लगाना था, अभी दीवार में लगा नहीं था। काफी बड़ा शीशा था। मैं कमरे में दाखिल हुआ, बेडरूम के लिए वाइफ ने मंगवाया होगा पीछे, जब मैं पाकिस्तान में था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो बड़ा सा शीशा मैंने देखा। कल भी मैं देख चुका था, एक दिन हुआ था मुझे आए हुए। तो मैंने कहा यार अब इसको बुलवा के मैं किसी को लगवा दूं, ये शीशा मेरे ख्याल में लगवा लेना चाहिए। वो इस अंदाज में दीवार के साथ टेक लगा के रखा हुआ था, वो इधर गिर नहीं सकता था, लाजमी सी बात है। वो बहुत भारी भरकम था और उसको 2-3 लोग उठाते, वो जितना वजनी था। ये सोचा मैंने कि इसको कल परसों टाइम निकालता हूं, इसको मैं लगवाता हूं, फिक्स करवाता हूं लोगों को बुला के। और मैं अपने ही ध्यान में उस शीशे को देख के, ये सोच के उस शीशे के आगे से गुजरने लगा। जैसे ही मैं उसके आगे से गुजरा तो ना ही कमरे के अंदर कोई हवा थी, ना ही कमरे का कोई दरवाज़ा खुला कि कोई प्रेशर बनता है, कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही शीशे के करीब से गुजरा, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, मुझे सिर्फ ये पता है कि शीशा बिल्कुल 1 इंच के फासले से मेरे मुंह के करीब से ऐसे गिरा कि
चंद सेकंड का फासला था, नहीं तो वो असल में मेरे सर पे ही गिरा था। और अगर वो मेरे सर पे गिर जाता, इतना बड़ा भारी भरकम शीशा, तो मेरा सर फट जाता, लहूलुहान हो जाता। मैं बच गया था और मैं खड़ा बेयकीनी की कैफियत में देख रहा था। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था ये गिरा कैसे, इतना भारी भरकम। जब तक इसको कोई दो लोग उठाए नहीं, ये गिर ही नहीं सकता। हवा नहीं, कुछ भी नहीं, ये कैसे गिरा है। मैं एकदम डर गया। मेरी वाइफ आई शाम को, उसने देखा शीशे के साथ क्या हुआ है। कहती है तो हिलता नहीं था, मैंने जिस तरह लोग इसको उठा के लाए थे वो तो बहुत तगड़े सेहतमंद दो बंदे थे जिन्होंने मुश्किलों से उठाया था, बेल्टें खास बांध के इसको उठाया था और इसको लगाना था। ये कैसे टूटा, तुम तो इसको हिला भी नहीं सकते। मैंने कहा हाँ मैं हिला नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं इसके पास से गुजरा हूं और ये मेरे ऊपर गिरने लगा था, मैं बच गया हूं। एक पहला भयानक वाकया था जो मैं बीवी को नहीं बता रहा था, लेकिन मैं समझ चुका था काम खराब हो चुका है। खैर उस शीशे को जैसे कैसे वहां से हटा दिया गया। वहीं पे यूके पहुंचे हुए अभी चंद ही दिन मुझे हुए थे, समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। उससे अगले दिन, जिस दिन ये शीशा टूटा है, ये शाम का टाइम था, मैं बेचैनी सी महसूस कर रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी एक बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं कमरे के अंदर टहलना शुरू हो गया। क्या है, मुझे क्यों बेचैनी महसूस हो रही है, मेरा वजूद अजीब सा हो रहा है, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मेरे सर के अंदर दर्द शुरू है, किस बात से, घबराहट क्यों हो रही है, मेरी दिल की धड़कन क्यों तेज है। मैं दिल पे ऐसे हाथ रखता, ठक 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 महसूस होती। क्या हुआ है मुझे, मेरी तबीयत तो ठीक है, ब्लड प्रेशर कोई मसला नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैं ऐसे टहलना शुरू हो गया। कुछ देर मैं कमरे के अंदर ऐसे टहलता रहा। टहलते टहलते पता नहीं मुझे ऐसे क्या हुआ कि मैं जाके खिड़की के पास चला गया। मैंने, खिड़की हमारी बंद होती है, अपनी खिड़की को जाकर खोल दिया कि शायद फ्रेश एयर अंदर आएगी, फ्रेश हवा अंदर आने से शायद मैं बेहतर महसूस करूं। मुझे दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। बहुत कम हम लोग खिड़की खोलते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, लेकिन उस घबराहट की वजह से मैंने खिड़की खोली तो सामने मेरी निगाह, एक गोरे का घर है और इस खिड़की के बिल्कुल सामने उनकी खिड़की है। मैंने पहले कभी भी इस तरह खिड़की में नहीं खड़ा हुआ था। उस घबराहट की वजह से मैंने खिड़की खोली और खिड़की खोल के अभी खड़ा ही हुआ था कि मैंने देखा कि मेरी निगाह सामने वाले घर पे पड़ी। तो सामने वाला जो घर था उसकी खिड़की खुली हुई थी और मेरे खिड़की खोलने से पहले ही वहां पे कोई औरत मौजूद थी और वो खिड़की खोल के ही इस अंदाज में खड़ी हुई थी जैसे वो मुझे देख रही हो। और मेरी निगाह जैसे ही उसकी तरफ गई, हां वो मुझे ही देख रही थी, क्लियर। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा चौंक पड़ा, क्योंकि उसका चेहरा अजीब सा चेहरा था। हाँ वो एक इंसान ही थी, एक औरत ही थी, लेकिन जिस तरह उसने गर्दन अपनी टेढ़ी की हुई थी, कोई भी किसी को टेढ़ी गर्दन करके नहीं देखता, टेढ़ी गर्दन करके जिस तरह लाल सुर्ख आंखों के साथ खड़ी वो मुझे देख रही थी, मेरे वजूद के अंदर से ऐसे लहरें दौड़ गईं। मैं सामने वाली फैमिली को जानता था, वो एक गोरे की फैमिली थी, लेकिन उसके अंदर कोई इस तरह की औरत नहीं थी जिस तरह वो खड़ी गर्दन को घुमाए मुझे देख रही थी। उस वक्त मेरे पूरे जिस्म में ऐसे चूंटियां सी रेंग गईं कि ये क्या है। ऐसा था जैसे कोई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा हो कि खिड़की खोलो और सामने देखो। ऐसा ही मंजर था कि जैसे मैंने खिड़की खोली तो वो सामने मौजूद थी और गर्दन टेढ़ी किए हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कह रही हो तुम्हारा ही तो इंतजार था, कब से तुम्हारे इंतजार में यहां पे खड़ी थी, तुम अब आए हो। Has been slain. The enemy has slain Lord. Initiate retreat.
has been destroyed. Request backup. Our turret is under attack. Killing spree. I'm Unstoppable. lost. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Ally has been slain. Our inhibitor turret is under attack. Backup turret has been destroyed. Our base is under attack. Initiate retreat. Inhibitor turret is under attack. Down. Our turret has been